हाँ जी। कहाँ से स्टार्ट करें? आप बताओ कहाँ से स्टार्ट करें? ओके, सो व्हाट्स विद दिस कॉन्ट्रास्ट फर्स्ट ऑफ ऑल? अभिजीत, इट्स लाइक जमीन से जुड़ा हुआ ड्रेसिंग और वस्त्र। आई हैव गॉट मोर इनटू कंफर्ट। जो कंफर्टेबल है, जो कपड़े पहन के आप गैथी फावड़ा उठा सकते हो, आप वो कपड़े पहनिए, बस ऐसा है। मैं भी, आई मीन आई कैन ऑल्सो से दिस इज कंफर्ट फॉर मी। सो मैं भी कंफर्ट में हूँ, बट हाँ, इट मे बी पॉसिबल दैट वी ऑफन थिंक ऑफ ड्रेसिंग डिफरेंटली फॉर द सेम थिंग, व्हिच इज हाँ। पॉसिबल। कूल। तो आप पहले मुझे, लाइक, इफ यू वांट टू गिव अ लिटिल बैकग्राउंड अबाउट। इंट्रोड्यूस योरसेल्फ। सो एज फार एज फॉरेस्ट, जंगलों में आके रहने की बात है, तो बचपन ही कुछ ऐसा गुजरा और बीता कि जंगलों से तो बहुत ही लगाव था। वही एक दुनिया थी जो अपनी लगती थी। उसमें सिंप्लिसिटी थी, सहजता थी, स्वच्छंदता थी। और फादर भी फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में थे, तो वो कारण था। तो ऐसे ही एक दिन उठ के हम जंगल नहीं घूमना शुरू किए। उसका कारण था कि हमारे फादर थे फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में, तो हम जंगल ही सबसे ज़्यादा घूमे। फिर जब करियर की बात आई, तो करियर हमने नॉट फॉर प्रॉफिट्स में लिया। मैं एनवायरनमेंट में काम करती थी, पर्यावरण में, ये हेल्थ में, स्वास्थ्य में। तो जंगल से तो बहुत बहुत गहरा हमारा बहुत पुराना संबंध है। तो इसीलिए जंगल में तो आना ही था, हमने ये सोच के ही रखा था। यही प्लान था कि ऑर्गेनाइजेशन चलाएंगे, कुछ बड़ा नहीं, सिंपल गांव में रहेंगे, गांव की सेवा करेंगे और खुद एक सुखी जीवन जीने की, एक सादा जीवन, उच्च विचार फॉलो करने की कोशिश करेंगे। तो वो एक बहुत बड़ा कारण था। और मैं पहले पीटा में थी, ग्रीन पीस में थी, मैंने मेट्रोज़ में काम किया। फिर क्योंकि मध्य प्रदेश मेरा स्टेट है, तो यहाँ हमको वापस आना ही था, क्योंकि यहीं की मिट्टी, पानी, और जैसा हम कल चर्चा कर रहे थे, नर्मदा, जो एक बार नर्मदा के किनारे, हम नर्मदा के पास पले बड़े हैं, तो नर्मदा से कोई दूर नहीं जा सकता। तो आप कहाँ से, लाइक, वेयर वर यू बोर्न एंड रेज्ड? आई वॉज बॉर्न इन भोपाल. माई चाइल्डहुड वॉज स्पेंट इन होशंगाबाद on the banks of Narmada. Then, because my father had a transferable job, so I lived in Baitul for some time. So all the forest area, almost all parts of Madhya Pradesh I have explored. तो हम जंगल ही जंगल रहे, और फिर हमको जैसे ही मौका मिला, यहाँ मैं आई 2010-11 में, जब मेरे को कॉर्बेट फाउंडेशन में जॉब मिली। तो जब गांव में काम करना शुरू किया, तो इतना सेटिस्फैक्शन, इतना इतना अच्छा लगा हमको, इतना खुशी मिली ऐसे आत्मा को, कि हमने सोचा कि बस यही जगह है, और कितना भटकेंगे। उस टाइम पे आप, व्हेन यू सेड यू गॉट अ जॉब इन कॉर्बेट, तो तब आप क्या एग्जैक्टली करते क्या थे यहाँ पे? मैं प्रोग्राम ऑफिसर थी, अवेयरनेस एंड प्रोग्राम्स। सो आई वाज लुकिंग आफ्टर 33-32 विलेजेस, जहाँ पे हम स्वास्थ्य सेवाएं, कंजर्वेशन और वाइल्ड लाइफ अवेयरनेस, पर्यावरण, वन्य जीव जागरूकता, ये सब किया करते थे। और आप ये देखिए कि पार्क के पास रहते हैं ये लोग, पार्क अफोर्ड नहीं कर सकते। तो हम जिन वन्य प्राणियों को बचाने की और उनके संरक्षण की बात कर रहे हैं ना, वो इनके सर के ऊपर से जाता है, क्योंकि उनसे इनका कोई रोज़ का संबंध नहीं है। इनकी लाइवलीहुड, इनका बफर जोन में जो जीवन यापन होता है, वो बहुत अलग और बहुत डिफरेंट होता है। तो हम पार्क का इम्पोर्टेंस यहाँ पे तभी आता है जब आजीविका की बात आती है। रिजॉर्ट्स एम्प्लॉय करते हैं, रिजॉर्ट्स चलते हैं, बट पार्क के अंदर जहाँ के यहाँ के आम व्यक्ति ने अभी तक देखा नहीं है। तो उनके लिए, उनके संरक्षण के लिए क्या करना चाहिए, उसके लिए इनको ज़रूरत है समझाने की, कैंपेन्स करने की, बैठक करने की, वाइल्ड लाइफ मूवीज़ दिखाने की, चर्चा करने की। तो उस टाइप का काम था मेरा। मैं यहाँ करीब 1.5-2 साल थी। उसके बाद मैं यहाँ से वापस चली गई, और फिर मैं तय करके गई थी कि मैं यहाँ वापस आऊँगी। और जिस दिन मैं यहाँ जॉब छोड़ के गई, वो शायद बहुत ही ख़राब और बहुत ही डिप्रेसिव था वो दिन मेरे लिए। पर जैसा मैंने आपको कल भी कहा था कि बड़ा देव ने आशीर्वाद दे दिया था, तो वापस आ गई। जगह भी मिल गई, हेल्प भी मिल गई, सपोर्ट भी मिल गया। तो फाइंडिंग माई प्लेस पार्ट वॉज ईजी, बिकॉज आई हैड फ्रेंड्स हियर इन द फाउंडेशन।
बट उससे पहले जब आपने यहाँ पे जॉब किया था, उससे पहले आपको आपके दिमाग में ये चीज़ थी कि एक दिन कभी मुझे ऐसा एक रिजॉर्ट या प्रॉपर्टी पे बनाना है और मुझे सेटल होना है, या दैट लाइक द इंसेप्शन ऑफ दैट हैपेंड आफ्टर यू केम देयर एंड स्टार्टेड वर्किंग? So we had registered the organization before I joined Corbett Foundation. ओह ओके। तो हमने अपनी संस्था का रजिस्ट्रेशन पहले ही कर लिया था कि कभी तो हम इस नौकरी के चक्रव्यूह से निकलेंगे और कभी तो अपनी जड़ें कहीं बनाएंगे। तो ऑर्गेनाइजेशन रजिस्टर्ड था हमारा। आपका वो ऑर्गेनाइजेशन, व्हाट इज दैट अबाउट? सेम थिंग? इट्स एनश्योर डेवलपमेंट फाउंडेशन, एनजीओ है, हम सेवा करते हैं। पर हम अभी फोकस कर रहे हैं रूरल लाइवलीहुड्स पे और स्किल बेस्ड ट्रेनिंग पे, क्योंकि उसकी बहुत आवश्यकता है, इतने खास करके इतने इंटीरियर और इतने दूर के इलाकों में। तो और डिपेंड करता है, कई बार गांव वाले अपनी समस्या लेके आते हैं ना, ये बताना कि आपकी समस्या क्या है अहंकार लगता है। जब वो आते हैं हमसे ये बोलने कि हमारी ये समस्या है और आप उसका निवारण कर सको, तब सही मायनों में वो सेवा है। तो हम बेसिक लेवल पे ही हैं, खुश हैं। So let's talk about this place here, House of Aranya, beautiful place. ये आपने exactly कब start किया था या फिर build करना कब start किया था, पहले तो ये बताइए। तो बस संयोग की बात है, थोड़ा बहुत इन सब चीज़ों में संयोग भी लगता है, प्लानिंग भी बहुत लगती है। तो जो विचार कर रहे हैं अभी आने का नियर फ्यूचर में, अभी भविष्य में, तो वो ये इस बात का बहुत ध्यान रखें कि प्लानिंग सब कुछ है यहाँ पे। आपको प्लानिंग से आना पड़ेगा, आपको ज्योग्राफी, टोपोग्राफी, वेजिटेशन सबका ख्याल रखना पड़ेगा। हर गांव का एक अलग सोशल कैलेंडर होता है, प्लीज़ उसको ध्यान में रखें, क्योंकि आपको स्टाफ की आवश्यकता पड़ती है इन सब चीज़ों के लिए, आप अकेले नहीं कर सकते। एक और चीज़ है कि हमारी आदत, हम शहरी लोग हैं, हमारी आदत में नहीं होता है छोटी छोटी चीज़ें करना। तगाड़ी उठा ले गए, गड्ढा खोद लिया, इतना आसान नहीं होता है। तो ये मुझे भी सीखना पड़ा वापस से, तगाड़ी और कुदाली चलाना और छोटे छोटे काम करना। एक गड्ढा खोदना इतना मुश्किल काम है, कभी करके देखिए। तो मैंने भी खोदा था थोड़ा सा, एक प्लांट लगाने में वो पता चला कि अभी तक वो छाला है कि देखो यहाँ पे। हाँ, एकदम तुरंत छाले पड़ते हैं। मुझे लगता था मैं बहुत वर्कआउट करती हूँ, मुझ में काफ़ी क्षमता है, पर वो थोड़ी देर में ही समझ में आ जाता है। वो एक अलग किस्म का स्टैमिना है। तो वो जीवन है यहाँ का। पहले आपको उस जीवन में ढल जाना पड़ेगा, पहले उस जीवन को, उसके स्टाइल को एक्सेप्ट करिए। जहाँ तक आने की बात है, मैंने कहा सहयोग अच्छा रहा। यहाँ पे दोस्त थे जिन्होंने बहुत हेल्प करी मुझे। फिर 2018 में हमने यहाँ पे हमको मिल गई थी ज़मीन, पर जब हम कोशिश कर रहे थे 2019-20 में, तब तक कोविड आ गया। तो 2021 हमारा काफ़ी मुश्किल से निकला, पर जितना स्पीड पकड़ी काम ने 2021 के बाद है। और हमने तो सोचा था हम अपना फाउंडेशन चलाएंगे। होम स्टे थोड़ा बाद में हमें विचार आया, क्योंकि हमने जब कंस्ट्रक्शन कंप्लीट कर लिया तब हमें लगा कि रेवेन्यू की ज़रूरत है। तो यदि आप एक मिडिल क्लास परिवार से आते हैं और आपका अगर ऐसा सपना है कि आप जंगल में आके एक दिन महल बना लेंगे, वो नहीं हो सकता। यहाँ कॉस्ट ऑफ लिविंग कई तरह से बहुत ज़्यादा है। लेट्स टॉक अबाउट दैट कि यहाँ पे कौन सी चीज़ें ऐसी हैं जो यहाँ पे लोग सोचते हैं कि ये तो बहुत सस्ती हो जाएगी, लेकिन एक्चुअली में उसका प्रॉब्लम है, और एक्सेसिबिलिटी का भी, और प्लस कॉस्ट वाइज भी। यहाँ देखिए, आपको काम करने के लिए स्किल्ड लेबर की काफ़ी दिक्कत आएगी, वो काफ़ी बड़ा चैलेंज है। तो आपको स्किल्ड लेबर अगर चाहिए तो वही, जैसे मैंने कहा ना, प्लानिंग बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो आप पहले से प्लान कर लीजिए, ये काम मैं स्किल्ड लेबर से करवाना है, मुझे यहाँ से मंगाना है लेबर या कहाँ से मंगाना है। आप डेट्स बुक कर लीजिए। आपको अगर कोई टीम यहाँ रख के काम करानी है, ये सब प्रैक्टिकल छोटी छोटी चीज़ें हैं जो आपको दिन में तारे दिखा देंगी। अगर आपने सही टाइम पे बुला के उनको यहाँ पे वो नहीं किया, सेटल नहीं किया, आपने डेज़ नहीं डिसाइड करे, तो आपको बहुत दिक्कत होगी। तो आप प्लीज़ अपना कैलेंडर देख के चलिए
विलेज का सोशल कैलेंडर प्लीज़ ध्यान में रखिए, क्योंकि गांव के अपने त्यौहार होते हैं। अगर लेबर चला गया तो आप कुछ नहीं कर सकते। I'll come back to this question कि आपने इंदौर में रह के यहाँ पे कैसे मैनेज किया, बट उससे पहले और अपार्ट फ्रॉम द लेबर और मतलब इन टर्म्स ऑफ द प्रोडक्ट्स लाइक ग्रोसरीज एवरीथिंग इसे द मिथ इन दी अर्बन एरियाज, शहरों में लोगों को लगता है कि गांव में जीवन बड़ा सस्ता होता है। होता है, अगर आपकी रिक्वायरमेंट्स वो नहीं हैं जो शहरों में होती हैं। तो यहाँ पे हर चीज़ लोगों को लगता है, जैसे फॉर एग्जांपल मिल्क या सैंड या ब्रिक्स या खाद या फर्टिलाइजर या पानी, ये जो सारी चीज़ें हम टेकन फॉर ग्रांटेड लेते हैं, ये शहरों में भी कई बार हम टेकन फॉर ग्रांटेड लेते हैं। वहाँ पे भी जो गरीब तबका है वो ज़्यादा पे कर रहे हैं इन सब चीज़ों के लिए। और यहाँ तो काफ़ी ज़्यादा पेमेंट है, क्योंकि सब कुछ दूर से आता है। सारी चीज़ों की प्रोसेसिंग यहाँ नहीं होती, भले ही कल्टीवेशन यहाँ होता होगा। सब चीज़ों में ट्रांसपोर्टेशन की ज़रूरत पड़ती है। हर चीज़ की कॉस्ट यहाँ पे एक शहर में आजकल जितना अवेलेबल है उससे ज़्यादा ही होती है। और दूसरा एक प्रॉब्लम ये है कि उसको बैलेंस भी करना पड़ता है आपको। आप अगर सस्टेनेबल होना चाहते हैं तो मतलब आप जाके जंगल के बीच में अचानक कुछ अनसस्टेनेबल नहीं खड़ा कर देना चाहते, तो आपको मटेरियल भी अच्छा चाहिए, आपको वो सब चाहिए, तो वो बहुत मुश्किल है, यहाँ पे बहुत महंगा है। एंड व्हाट इज लाइक द नियरेस्ट प्लेस, जैसे कोई हार्डवेयर स्टोर, जैसे अभी मैंने कल परसों आपका ये शेड के लिए आया था। हाँ। कितना दूर से आया था? 13 किलोमीटर is the nearest. 13 kilometers is the copper mine, which has a copper township, which is the nearest for everything, for healthcare, for so other things that are very expensive is healthcare, for example. It's very, very tough for people to transport, get health done. सभी चीज़ों में ये प्रॉब्लम है। अब तो बहुत आसान हो गया है, ये बता नहीं रही हैं, पर जब ये पहली बार यहाँ आई थी तब तो फ़ोन करने के लिए आपको किसी एक टीले पे, किसी एक पेड़ के नीचे जाना पड़ता था, वहाँ पे नेटवर्क आता था, वहाँ से आप फ़ोन कर सकते थे। अब तो उस वक्त फ़ोन के लिए भी ज़्यादा पे करती थी जनता यहाँ पे। Like 5-7 years back. This was in 2012, so 12 years back, maybe 10-12 years back. But now obviously things have improved much, access has improved, the government has worked tremendously lot in terms of improving access, in terms of roads and new bridges, and getting, making sure that at least that transportation piece is cheaper and easier. So it has now changed a lot. But yeah, everything still is expensive if you want a certain standardized quality of it. So it's, I think, there are other things which are cheaper. You can talk about vegetables and fruits. वेजिटेबल्स आर चीपर। वेजिटेबल्स के लिए मुझे कभी दिक्कत नहीं होती है, हर गांव के घर में कुछ लगा के रखते हैं। मैंने भी सब्जियां लगा के रखी हैं, तो यदि आज कोई भी आपदा आती है, मुझे कुछ अगर नहीं मिलता है, तो मैं अपने प्रॉपर्टी से कुछ ना कुछ निकाल के खा सकती हूँ। तो कितना आपका टोटल एरिया है यहाँ पे, द लैंड? 7 ऑलमोस्ट 7 एकर्स। और क्या क्या यहाँ पे सब्जियाँ लगी हुई हैं? हमने करेला लगाया था। अब वही मैंने जैसे कहा ना, आपको वेदर को ध्यान में रखना पड़ेगा। करेला इस सीज़न में होता है, पर एक हाथ शावर अगर ज़्यादा हो गया, तेज़ हो गया, हैवी हो गया, तो वो सैपलिंग मर जाएगा। तो क्रॉप फेलियर के भी बहुत चांसेस होते हैं। कमर्शियल फार्मिंग हैज़न्ट टच द एरिया एज मच, बट काफ़ी बढ़ गई है, तो वो कंसर्न है, क्योंकि उसमें पेस्टिसाइड यूसेज भी बढ़ जाता है उससे। पर हाँ, साधारण चीज़ें, करेला है, भिंडी है, बरबटी है, मक्का है, सीजनल, ये सब हम लगा लेते हैं। थोड़ा हमेशा ही लगा के रखते हैं, हमने नींबू लगा के रखा है, मिर्ची लगा के रखी है, ताकि ये सब बेसिक सप्लाईज जो है इनकी कमी ना हो, क्योंकि बारिश में तो और कट ऑफ हो जाता है। जैसे ये बता रहे थे अब लोग, मुझे याद है 2011 या 12 में मेरा बर्थडे था, और उस समय यहाँ फ्लडिंग हो रखी रहती है हमेशा, और ऐसे रोड्स भी अच्छे नहीं थे, तो हर रफ्ते में पानी भर जाता है। तो मेरी फैमिली आ रही थी मुझसे मिलने, तो उनको पूरा रूट चेंज करके बालाघाट से आना पड़ा, फिर थोड़ा वेट भी करना पड़ा। जब पानी उतरा तब वो कॉर्बेट फाउंडेशन तक पहुंच सके। तो काफ़ी इंटीरियर में है ये जगह, और नेशनल पार्क के अराउंड है। आप देख ही रहे होंगे, वेजिटेशन भी तगड़ा है, सब है। तो ये आम का पेड़ जिसके नीचे बैठे हैं, आप कल बता रहे थे कि आम के पेड़। हाँ, यहाँ पे ये आम का पेड़ भी काफ़ी पुराना है। यहाँ पे जायंट महुआ ट्रीज़ हैं जो आपको दिख रही होंगी आसपास, जो कम से कम
60-80 साल पुरानी तो होंगी। जो छोटे पेड़ दिख रहे हैं वो सब तो हमने लगाए हैं जब आए हम लोग यहाँ पे, क्योंकि खुला पड़ा हुआ फॉरेस्ट अनफॉर्चुनेटली आज भी बहुत जल्दी डिफॉरेस्ट हो जाता है। इनफैक्ट अगर आप किसी एक ही जंगल में, जैसे अब ये कह रही हैं कि ये यहाँ पे हर साल आ रहे हैं कम से कम 12-15 सालों से, तो आप धीरे धीरे देखते हो कि वो लाइन पीछे जाती है। तो जैसे आप जब आते थे पहले और रोड पे कहाँ से जंगल शुरू होता था, अचानक घने पेड़ शुरू होते थे, वो लाइन जो है वो हर साल पीछे जाती है। तो इसलिए जैसे ये कह रहे थे कि यहाँ पे कम्युनिटी के साथ काम करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर पैच खाली, नेचर में अमेजिंग पावर है, अगर आप इसको थोड़ा सा भी प्रोटेक्शन दे देते हैं तो बहुत जल्दी ग्रोथ होता है हर चीज़। लेकिन अगर नहीं रखते हैं वो सस्टेनेबल प्रैक्टिसेस तो फिर बहुत परेशानी होती है। जैसे फॉर एग्जांपल ये पेड़, ये अब ये 40-50 फीट का हो गया होगा। ये जब खरीदा था लैंड हमने, तो ये कटा हुआ था, ये बीच में से, यहाँ से नीचे से कटा हुआ था। हाँ, ये खत्म हो जाता। और ये इस पेड़, ये बहेरा का पेड़ है, ये बहेरा खान गांव है जिसमें हम बैठे हैं, इसके नाम पे है ये। तो ऐसा बहुत होता है, यहाँ पे खाली पड़ा रहेगा तो डिन्यूड हो जाएगा बिल्कुल। तो उसको प्रोटेक्ट करना भी ज़रूरी है, लोगों को अवेयर करना भी ज़रूरी है कि उनकी जो वुड की रिक्वायरमेंट्स हैं वो दे कैन बी डन बाय नॉट कटिंग ऑफ द एंटायर ट्री बट बाय लॉबिंग द साइड्स एक्सेट्रा। एंड सो काफ़ी काम ज़रूरत है अभी भी if we are to protect this kind of geography. और काफ़ी ट्रांजिशनल फेज में है सोसाइटी हर जगह, आप देखें अर्बन एरियाज़ में भी और रूरल एरियाज़ में भी। अब इनके पास एक तरफ स्मार्टफोन्स है, दूसरी तरफ इनको ये अभी भी फायरवुड, जो फ्यूल वुड यूज़ करते हैं खाना बनाने के लिए, बिकॉज दे कांट अफोर्ड सिलेंडर्स पर मंथ। पाइप गैस तो नहीं आ सकती अभी, इधर प्रोटेक्टेड एरिया है, परमिशंस के भी वो है। तो दे आर इन समवेयर इन अ ट्रांजिशनल फेज इन देयर लाइवलीहुड्स. So new livelihoods are slowly emerging, but most of them don't have the skill to claim them. और दूसरा, ट्रेडिशनल वे ऑफ लाइफ पूरी ख़त्म भी नहीं हुई है, जो कि अच्छी बात भी है, बट ट्रेडिशनल मेथड्स बहुत प्रेशर डालते हैं एनवायरनमेंट पे। अब आप देखिए यहाँ इतनी आबादी बढ़ रही है, जो कि नेचुरल है। अब हर घर अगर चूल्हे पे खाना बना रहा है तो आप सोचिए कितना फायरवुड लगेगा, और सिलेंडर सस्ता हो जाएगा, फ्री तो नहीं कर पाएगी ना सरकार, पॉसिबल ही नहीं है। पोल्यूशन प्लस वुड। So yeah, there's a conflict between the modern lifestyle which is creeping in their lives and their traditional lifestyle. So, but I must say we talk about that, but I will still say that because I hear quite a lot of people, बहुत सारे लोग होते हैं जो कहते हैं कि अरे वो देखो, वो गांव में जंगल में वो प्लास्टिक लेके जा रहा है, वो किसान चल रहा है या फायरवुड का उपयोग कर रहे हैं। मैं the firewood requirements here are there because इतना सारा कैटल है, उसके लिए कैटल का पेस्ट बनता है, उसका घर में मेंबर्स हैं, उनकी कुकिंग होती है, तो रिक्वायरमेंट्स भी एक तो फ्यूल की इतनी हैं कि अभी भी वी हैव टू, आई डोंट थिंक देयर दैट इट इज़ पॉसिबल टू एक्सपेक्ट कि ये जो सरकार की स्कीम है ये इतनी जल्दी स्विच ओवर कर देंगी पूरा फ्रॉम फायरवुड टू दिस। सेकेंडली, 1000 जैसे उन्होंने कहा ट्रेडिशनल वे ऑफ लाइफ रहा है, थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स का वो रहा है। और थर्ड जो एक चीज़ है जो हम भूल जाते हैं वो है अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। मतलब मैं जब पहले आता था जंगल तो मैं सोचता था यार मैं क्यों नहीं करता। सही बात है, एक बांधवगढ़ के पास एक विलेज है, वहाँ पे गुदमा नाम का, वहाँ पे मैन एनिमल कॉन्फ्लिक्ट बहुत होता है, जानवर शेर से बहुत लोगों की डेथ होती है, कैटल की भी। तो वहाँ पे मैं पूछ रहा था कि क्यों आप जाते हो मतलब इन एरिया में, तो वुड लेने जाते हैं। मैंने कहा वुड लेने क्यों मतलब जा रहे हो आप, तो कहते हैं नहीं वुड इज़ बेस्ट बिकॉज वो है। मैंने ये सोचा कि बात तो सही है, वुड इज़ फ्री, so why don't in my urban area in New Delhi or wherever I stay, why don't I just get up in the morning with an axe, go in the bloody some forest, chop off some branches, bring home and cook. It's going to be free for me. The reason answer is that I don't do it is because उस वक्त की मेरे लिए कोई कीमत है, उस वक्त मैं कुछ रोज़गार कर रहा हूँ, कोई नौकरी कर रहा हूँ, कोई धंधा कर रहा हूँ, कोई प्रोफेशन कर रहा हूँ, और उसमें मैं कुछ पैसा कमा रहा हूँ, तो मैं टाइम नहीं वेस्ट कर सकता। मैं that time is important for me. So that is the importance of livelihoods which she is talking about. If you give value for the time, then some of these unsustainable practices automatically wither away. But you have to give them gainful value for their time. What they're trading off against is not the carbon that is being polluted. What they're trading off against is their opportunity cost, like every one of us does. कि यार अगर मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ
तो फिर क्यों गैस लूं में जाके लकड़ी काट लेता हूं। पर अगर मैं कुछ कर रहा हूं तो फिर मैं नहीं करूंगा वो, क्योंकि फिर मैं वो कर रहा हूं। तो यहाँ पे भी जो स्कूल में जॉब कर रहे हैं, जो वेटरनरी डिपार्टमेंट में जॉब कर रहे हैं, वो नहीं जा रहे लकड़ी काट। तो आई थिंक देयर इज अ इंटरप्ले बिटवीन what we think of as sustainability and development that is also very from a positive sense, because even today these people have a carbon cost of carbon footprint much lower than any of the urban dwellers. Their power consumptions are much lower. They still are doing much of their work by hand. So बहुत ही कम है यहाँ पे। लेकिन हाँ, ये जो कुछ प्रैक्टिसेस हैं जो हर्ट करती हैं हैबिटेट को, पेड़ का कटना, डिफॉरेस्टेशन एक्सेट्रा, आई थिंक पार्ट ऑफ द सोल्यूशन इज टू गिव मोर वैल्यू टू द टाइम ऑफ दीज पीपल बाय जनरेटिंग लाइवलीहुड्स। आपने एनिमल्स की बात करी, तो लाइक व्हाट आर द रिस्क्स हियर इन, लाइक फॉर एग्जांपल दिस प्रॉपर्टी, तो यहाँ पे ये तो खैर बफर जोन के अंदर है, राइट, इज नॉट इन द कोर एरिया, बट फिर भी कितना यहाँ पे, ऑब्वियसली हम लोग जंगल में हैं तो वी कांट से दैट कि भैया जानवर यहाँ पे बहुत बिल्कुल 100% सेफ तो कहीं पे कुछ नहीं होता। तो यहाँ पे किस किस टाइप के ऐसे कुछ जानवर, सांप, ये वो सब है, और क्या प्रिकॉशंस आपने लिए हुए हैं? तो एक्चुअली जानवर डेंजरस की लिस्ट थोड़ी सी वो होना चाहिए। मतलब मेरा ही मानना है कि जैसे जो हम सोचते हैं शेर आ जाएगा या लेपर्ड आ जाएगा, ये काफ़ी, अगर आप डेटा देखेंगे मैन एनिमल कॉन्फ्लिक्ट का, तो ये काफ़ी कम होता है इंसिडेंट। जैसा आपने बताया, बाकी कुछ होते हैं जैसे मैन एंड स्नेक कॉन्फ्लिक्ट, ये काफ़ी ज़्यादा होता है, मॉनसून सीजन में बढ़ जाता है। तो यू कैन, लेकिन स्पेशली इफ यू हैव स्पेस, बट इवन इन अर्बन एरियाज यू कैन डू थिंग्स टू मेक श्योर, क्योंकि आम तौर पे सारे जानवर शाय ही होते हैं ह्यूमन हैबिटेशन। द वर्ड यूज्ड ऑफन इज शाय, तो सब ह्यूमन शाय होते हैं, पर कभी कभी टकराव हो जाता है क्योंकि उनका रास्ता और आपका रास्ता, या उनका रास्ता और आपकी कोई चीज बीच में आ जाती है। एंड आई थिंक अ वेरी कॉमन सोल्यूशन ट्रेडिशनली दैट इज डन इज कि आप उनके लिए रास्ता दे दें, सो ट्रेंचेस दे दें, रास्ते दे दें, कैनाल्स दे दें, प्लॉट्स दे दें जहाँ से वो जा सकें, या बड़ा जानवर है तो कॉरिडोर्स क्रिएट करने की कोशिश करें उनके लिए अपनी ज़मीन के बाहर, ताकि वो जा आ सकें। तो यहाँ से बहुत जाता है। अच्छा, कुछ जानवर तो आना अच्छा भी होता है, मुझे बड़ा अच्छा लगता है, जो आजकल दिखते नहीं है। जैसे हमारे यहाँ एक बड़ा प्रॉब्लम है कि यहाँ पे वेजिटेबल लगाओ तो खरगोश आके खा जाता है, लेकिन खरगोश का आना बहुत रेयर साइट हो गया है आजकल फार्म्स में। हाँ, द ब्लैक नेप्ड है। जब हम छोटे थे, होशंगाबाद में थे, तब छोटे छोटे जानवर थे, लाइक animals who are living in the at the fringe of human population. They are perishing and they'll go extinct much before your big cats and rare species. So it was very common. कबर बिज्जू जिसको हम कहते हैं, the grave robber, बहुत बहुत कॉमन था। आजकल सुनते ही नहीं है, दिखता ही नहीं है। नेवले बहुत कॉमन थे, यहाँ फिर भी दिख जाते हैं, नहीं दिखते हैं। नेवले और सांपों की पॉपुलेशन साइमल्टेनियस साथ चलना ज़रूरी है, क्योंकि दे कंट्रोल द पॉपुलेशन। फिर जैसे ये खरगोश हैं, ये जंगली खरगोश ही दिखना बंद हो गए, गौरैया दिखना बंद हो गई है। लंगूर भी आते हैं, लंगूर भी काफ़ी डैमेज करते हैं क्रॉप्स को। रीसस मग जो लाल वाला बंदर है वो भी रहता है, कभी कभी वो भी आता है प्रॉपर्टी पे, पीछे से जैकल्स जाते हैं। तो अगर छोटे जानवरों को देखेंगे तो जहाँ तक सेफ्टी का इशू है, आई थिंक सेफ्टी ज़्यादातर होती है वेनमस क्रीचर्स से, पर जैसा मैंने कहा कि थोड़ा सा आपको ध्यान रखना पड़ता है उनके लिए, एरियाज, अपने एरियाज, उनके एरियाज। स्नेक्स आर वेरी शाय। अगर आपको कोई सांप बहुत ही परेशान कर रहा है और अगर वो पॉइजनस है, सी इट इज़ मोस्टली अबाउट अवेयरनेस एंड नॉलेज। तो मैं भी जब यहाँ आई, हम लोग ने स्नेक रेस्क्यूज करते थे और मैंने सीखा, फिर हर सांप जहरीला नहीं होता है, हर सांप को लट उठा के मारने की ज़रूरत नहीं है। इनफैक्ट आपके ब्लैक स्कॉर्पियंस भी डेंजरस नहीं होते हैं। डंक चुभेगा पर कुछ करेगा नहीं आपको, उसमें उतना वो न्यूरोटॉक्सिन होता नहीं है। सो अवेयरनेस, लुक फॉर द वाइट स्कॉर्पियंस, द ट्रांसपेरेंट वंस, दे आर डेंजरस। उसका भी तरीका होता है, हमको अब सिखाया गया था ये सब प्रोफेशनली, तो मैं ये नहीं रेकमेंड कर रही हूँ आप करना शुरू कर दें, पर हर चीज़ का तरीका होता है। यू हैव टू लर्न टू लिव अराउंड देम एंड दे विल फाइंड देयर वे एंड लिव अराउंड यू। दे विल कोएग्जिस्ट बिकॉज दे हैव कोएग्जिस्टेड। हम भूल गए हैं कि कोएग्जिस्ट कैसे करते हैं। गांव वाले भी तो जाते हैं,
इतने ज़्यादा स्नेक बाइट के केसेस नहीं हैं। अगर आपको, जैसे हमको पता था हमारी प्रॉपर्टी पे कहाँ पे स्नेक है, वो अपने रास्ते जाता था, वो कभी हमारी कभी कोई उससे मुलाकात मुठभेड़ नहीं हुई। अगर आपको कुछ खास ही कंसर्न है, मैंने कहा ना नॉलेज एंड अवेयरनेस, अगर आपके पास एक ऐसा आपने प्रॉपर्टी में क्रेट देख लिया, क्रेट्स की टेंडेंसी होती है कि वो विंटर्स में आके आपके बेड पे चुपचाप सो जाएंगे बिकॉज दे नीड द हीट। अगर आपको क्रेट दिख जा रहा है, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को बुलाइए, उसको हटवा दीजिए। आपको रसल वाइपर दिख रहा है तो प्लीज़ जल्दी हटवा दीजिए। आपको बैम्बू पिट वाइपर दिख रहा है तो प्लीज़ उसको जल्दी बुलवाइए किसी से और हटवा दीजिए। वेट मत करिए। अगर आपको पॉइजनस स्नेक दिख गया है प्रॉपर्टी में तो उसको बाय बाय बोल दीजिए और तरीके से करिए। ये सब 1972 के वाइल्ड लाइफ एक्ट के अंदर संरक्षित हैं। प्लीज़ उससे कुछ डंडा उठा के मारने मत जाइए, खुद भी सुरक्षित रहिए और मदद लीजिए फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की। बाकी जितने सांप मिलते हैं यहाँ पे, रैट स्नेक्स है, चेकर्ड कील बैग्स है, सीता की लठ जिसको हम कहते हैं, वुल्फ स्नेक्स हैं, वो नॉन पॉइजनस है, कुछ नहीं करते, पर वो अपना रास्ता ढूंढ लेते हैं। कोई ऐसा हमको तो अभी तक प्रॉब्लम नहीं हुई। तो बेसिकली वही है कि ऐसे नहीं कि आपके पास बस पैसा है और आपने एक ज़मीन खरीदी और आके रहने लग गए। यू नीड टू हैव अ लॉट ऑफ इंफॉर्मेशन बिफोर यू कम हाँ, स्टार्ट लिविंग। and you should have the acceptance that this is the real world. Yeah. We have been disconnected from this. We have to connect back. उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है. It's not the animals, wildlife's responsibility to accept you. You have to be open and acceptable कि it's their home we are sharing. Exactly. It's their home we are sharing. हम उनके घर में हैं। हाँ, we have decided we want this life. बट हम इतना उनके घर में हैं। बट इतना मैंने जैसा कहा डेटा जो है इतना ज़्यादा नहीं होता है, तो जनरली मैं एनकरेज करूँगा कि ये जो डिस्कनेक्ट की बात कर रही हैं उससे रिलेटेड, कि जैसे हमारे पास कई बार गेस्ट आते हैं तो हमारा जो क्रीक है उसमें पानी है तो उसमें कूदने से शर्माते हैं कि अरे बिकॉज कुछ भी हो सकता Water है, snakes. क्या हो सकता है, बट ऐसा इट्स बहुत कम होता है मैन एनिमल कॉन्फ्लिक्ट इफ यू डू द प्रिकॉशंस, इफ यू आर सेफ, इफ यू हैव एवरीथिंग, देन काफ़ी कम है। एंड जनरली यहाँ का पानी और यहाँ की स्ट्रीम ज़्यादा सेफ है नहाने के लिए शहरों के बनस्पत, क्योंकि यहाँ पे कम से कम साफ़ पानी है। तो ये बहुत कम होता है कि आजकल कॉन्फ्लिक्ट हो, क्योंकि जैसा ये बता रही हैं इन जानवरों के नंबर्स भी कम हो गए हैं। हाँ, एनिमल पॉपुलेशंस हैव लाइक प्लमेटेड, सो आपको उतना मिलेगा भी नहीं है। आप अगर सोच रहे हैं, आज से 10 साल पहले जब हम आते थे, हमको रास्ते पे ही बहुत वाइल्ड लाइफ दिख जाता था। जिन आप मेरे यहाँ पे और फ्रेंड से मिलेंगे तो वो कहेंगे 20 साल पहले तो यहाँ पे ये चलता था, यहाँ पे साइड में हमने टाइगर देखा था। तो वैसे भी कम हो गए हैं, काफ़ी कम हो गए हैं। जैसे आपने बोला है कि लाइक फॉरेस्ट और पुश होता जा रहा है, तो सेम चीज़ वो एनिमल्स भी पुश होते जा रहे हैं और जाना। और ये this is the root of the whole, I mean I'm slightly getting political, so I'll not, but the entire debate of ये जो पॉलिटिक्स होता है कि विस्थापन होना चाहिए कि नहीं, रीसेटलमेंट होना चाहिए कि नहीं, पार्क प्रोटेक्शन के लॉस कैसे होने चाहिए वर्सेस लैंड राइट्स के कैसे यूसेज होना चाहिए, ये जो पूरा डिबेट है इसमें हमें ये समझना होगा कि पहले इतना सारा जंगल था, इतना सा इंसान था, तब मैन एनिमल कॉन्फ्लिक्ट भी ज़्यादा होता था, सब कुछ ज़्यादा होता था, लेकिन हम कोएग्जिस्ट करते थे। आज इंसान इतना सारा है, उसके बीच में इतना सा जंगल है, तो जो काफ़ी सारी जो रेजिस्टेंस में कई बार मेरे को लगता है कि पॉलिटिकली क्रिएट किया जाता है कि नहीं रीसेटलमेंट क्यों हो, या प्रोटेक्शन के कारण या डैम्स के कारण या प्रोटेक्टिंग फेंस के कारण लैंड का एक्सेस बंद हो रहा है, तो क्या प्रॉब्लम है। आई थिंक वी विल हैव टू टेक इनटू द कॉन्टेक्स्ट कि अब पहले फॉरेस्ट्स जो ह्यूमैनिटी का परसेप्शन है वो है कि हम एक छोटे से गांव में रहते थे और आसपास जंगल था, सो जंगल वाज अ थ्रेट परसेप्शन कि उससे हमें बचना था। अब हम थ्रेट हैं, और अब जंगलों को प्रोटेक्शन की ज़रूरत है। और फॉरेस्ट बेस्ड लाइवलीहुड मतलब फॉरेस्ट का साइज भी तो वैसा होना चाहिए ना, लाइवलीहुड देने लायक। अब 1/4 सच अ लार्ज चंक ऑफ पॉपुलेशन इज रिसाइडिंग नियर फॉरेस्ट, तो कहाँ से वो फॉरेस्ट उन सबको लाइवलीहुड दे पाएगा। So we'll have to cut down on the forest based livelihood part, and we'll have to impart other skills in people so that they can live in a different way now, because forests cannot support them anymore. And आपने livelihood की बात करी, so like what kind of opportunities you are creating here for the locals, and what are your plans in future, और क्या क्या चीज़ें आप, जैसे आपने
See, for certain things you will require local wisdom. हर चीज़ आप बाहर से लाके नहीं करवा, जैसे हमने अपनी मिट्टी का मकान डहल बनवाई, उसके हैं आर्किटेक्ट्स इंजीनियर्स बड़े बड़े कॉलेजेस में, बट वो यहाँ आके काम करेंगे या नहीं, एंड हाउ मच दे आर गोइंग टू चार्ज, हु नोज. यू विल रिक्वायर लोकल एक्सपर्टीज, बट देन ऑल्सो कीप इन माइंड कि लोकल्स को बहुत सारी चीज़ों का नहीं ज्ञान होगा, जो कि आपके मॉडर्न चैलेंजेस जो आपके चैलेंज में आएगा वो उनको नहीं शायद समझ में आए. जैसे ये आई थिंक दो तरीके के लाइवलीहुड्स हैं जो यहाँ पे आपने देखे भी होंगे होते हुए. एक तो है जो ट्रेडिशनल लाइवलीहुड्स हैं, उसमें कैसे वैल्यू एडिशन की जा सकता है. महुआ कलेक्शन कॉमन है यहाँ पे, पर यहाँ से जो महुआ कलेक्ट किया जाता है वो खरीद के ले जाते हैं बड़े प्लेयर्स. सेम यहाँ पे बहुत सारा फॉरेस्ट प्रोड्यूस गिरता है, हर्रा, बहेड़ा, आंवला, ये सब होता है. ये ट्रेडिशनल जो फॉरेस्ट बेस्ड लाइवलीहुड्स अभी बोल रही थी वो थे, तो वो बढ़ तो नहीं सकते अब क्योंकि अब पेड़ तो नहीं ज़्यादा हो रहे हैं, लेकिन उसकी वैल्यू एडिशन क्या कर सकते हो आप. तो यू कैन टॉक अबाउट द टेस्ट ऑफ मैकल एंड द पिकल्स एंड ऑल ऑफ दैट. तो वो एक साइड है. दूसरा साइड ये है कि मॉडर्न लाइवलीहुड्स की ज़रूरत है इस जगह. तो वेदर इट इज़ प्रिपरेशन फॉर गवर्नमेंट एग्जाम्स, which was also something that Ensure Development Foundation did. So talking about the livelihood, what opportunities you think you have created or are going to create in future by living here? So after a few years experience, I realized कि all women staff is a very good idea. तो मेरा पूरा स्टाफ महिलाओं का है, जो कि बहुत अच्छा भी है, क्योंकि यहाँ पे स्किल्स की कमी होने के कारण एम्प्लॉयमेंट औरतों को सबसे ज़्यादा कम मिलता है और उनके ऊपर केयर गिविंग रिस्पॉन्सिबिलिटी ज़्यादा रहती है. तो वो रिजॉर्ट्स में ज़्यादा जा नहीं पाती हैं, आवर्स नहीं दे पाती हैं, और वहाँ पे जो उनके एम्प्लॉयज़ हैं, वो बॉसेस जो हैं वो मेल्स हैं, पुरुष हैं. यहाँ पे अगर वो लेट काम कर लेती हैं तो वो कह सकती हैं कि मैडम तो थी. तो एक सुरक्षा के दृष्टिकोण से वो बहुत अच्छा है उनके लिए. उनको मैं बहुत कोशिश करती हूँ कि सारी महिलाओं को मैं यहाँ पे रोज़गार दे सकूँ. और कितना स्टाफ है आपके पास अभी करंटली? लाइक मेरे पास 3 महिलाएं हैं. देखिए, स्टाफ आता जाता रहता है. जैसे एक थी, उनकी डिलीवरी थी तो उनको मैंने जाने दिया, वो फिर वापस आ जाएंगी. तो ये फ्लेक्सिबिलिटी जो है ना, ये कोई महिलाओं को देता नहीं है. फिर वो कुछ ऐसी ट्रेडिशनल चीज़ें कर सकती है जिससे मेरा वैल्यू एडिशन होता है. जैसे हमारी जो यहाँ मैनेजर है, वो अचार बहुत अच्छा बनाती है, वो महुआ सिरप बहुत अच्छा बनाती है. महुआ सिरप की बहुत अच्छी मेडिसिनल प्रॉपर्टीज़ हैं, औषध की तरह यूज़ होता है, अच्छा है, बहुत सालों से लोग खा रहे हैं. आप जैम की तरह रोटी पे भी खा सकते हैं. तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे मेरी प्रॉपर्टी में ऐसे ही हो रही है. महुआ पिकिंग, इनका जो महुआ बीनने का काम है, इनका ट्रेडिशनली अपने घर में भी करती हैं. तो जब मेरे पास आती हैं, मेरे लिए भी कर देती हैं. तो ये सब सामान बनाने में वो बहुत ज़्यादा हेल्प कर सकती है, जो शायद पुरुष ना कर पाए. मैं लोकली यहाँ पे औरतों को एम्प्लॉय करना ज़्यादा पसंद करती हूँ. नाइट गार्ड के लिए मेरे पास यहाँ के लोकल बच्चे हैं, और ये जो लोकल बच्चे हैं वो भी NGOs में, दूसरे NGOs में काम करते हैं, और उनको मेरी NGO के बारे में मालूम है. मेरे साल 1-2 साल से काम कर रहे हैं. तो एनकरेज, प्रमोशन और काम करो तो हम बहुत बोलते हैं. तो आते हैं मेरे पास, लोकल एम्प्लॉयमेंट है, और वो मुझे सपोर्ट भी बहुत करता है मेरे प्रोडक्ट डेवलपमेंट में, क्योंकि मैं एक ब्रांड इस्टेब्लिश करना चाहती हूँ, टेस्ट ऑफ मैकल. ये जो पूरी आपके पीछे जितना भी ये जो हिली एरिया है, जो आप रेंज देख रहे हैं, हिल रेंज, वो मैकल पर्वत है. तो दैट्स वाई द नेम टेस्ट ऑफ मैकल. मैकल रेंज, इट्स अ नेम. तो मैकल पर्वत के हम लोग उसमें रह रहे हैं, वैली में रह रहे हैं. दैट्स वाई टेस्ट ऑफ मैकल. और कोई बहुत लंबे बड़े बैचेस में हमको कुछ डेवलप नहीं करना है प्रोडक्ट. हमारे पास जो थोड़ा बहुत होता है वो ऑथेंटिक है, वो प्योर है, 100% शुद्ध है और ऑर्गेनिक है. आजकल ऑर्गेनिक की बहुत भूख है लोगों को. तो पहले तो हम सब ऑर्गेनिक ही खाते थे, अब उसको लेबल स्टिकर की ज़रूरत पड़ती है. तो जो मेरी प्रॉपर्टी में होता है उसको मैं पैकेज और बॉटल करके लोगों के लिए लाना चाहती हूँ. उसके हेल्थ बेनिफिट्स भी हैं. और महुआ ना लोग भूल ना जाए, महुआ सेंट्रल इंडिया के फॉरेस्ट का एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट लाइवलीहुड है.
उसका बहुत गहरा संबंध है जीवन से, न सिर्फ हमारे मनुष्यों के जीवन से, वन्य प्राणियों के जीवन से भी। तो जब महुआ सीज़न आता है तब लंगूर भी महुआ खाने आते हैं, क्योंकि उनको भी न्यूट्रिशन मिलता है। महुआ की सब्जी बनती है, महुआ की चाय बनती है, महुआ का तेल बनता है, उसकी अल्कोहल बनती है। तो वी वांट टू डेवलप ऑन, वी एक्चुअली वांट टू क्रिएट अ प्रोडक्ट लाइन बेस्ड ऑन महुआ. Mahua is very critical to the livelihood and vegetation and ecology of central India. बट उसके अलावा और भी पेड़ हैं यहाँ पे काफ़ी सारा। अगर आप फॉरेस्ट कल्टीवेट करते हैं तो जैसा पहले इन्होंने कहा, फॉरेस्ट लाइवलीहुड्स हैं। हर्रा, बहेड़ा, आंवला, तेंदुपत्ता, कई तरह की ट्रीज़ के बार्क्स एक्सेट्रा। आप पीछे देखेंगे लेमन ग्रास है। हाँ, लेमन ग्रास है। लेमन ग्रास से जितने भी लेमन के प्रोडक्ट्स होते हैं वो हैं। तो इस अच्छा, फिर कुछ ट्रेडिशनल मिलेट्स हैं, उनकी कोशिश कर रहे हैं ये लोग ग्रोथ कराने की। जो डाइंग मिलेट्स हैं इस एरिया के, तो उनको प्रिजर्व करने के लिए, तो वो भी मिलेट्स खत्म होते जा रहे हैं। तो आप मिलेट से देखिएगा, लिंक्ड है पूरा इस एरिया का न्यूट्रिशन। एज लॉन्ग एज दे वर हैविंग मिलेट्स देयर वाज नो प्रोटीन डेफिशिएंसी। पर पिछले 20-30-40 आई थिंक 40-50 सालों में जैसे जैसे धान बढ़ा है, धान बोना शुरू किया है, वैसे वैसे मिलेट्स कम हो गए हैं। अनाज जो मोटा अनाज था, इसको आजकल श्री अन्न कहते हैं, वो कम होता गया है। तो उसका न्यूट्रिशन पे बहुत असर पड़ा है। ऑल दोज malnutrition diseases और problems related to malnutrition आज बच्चों में इसीलिए आ रहे हैं because they have stopped using millets in their diet. They have a rice based diet. तो मिलेट्स को यहाँ पे प्रमोट करना ज़रूरी है because this is the this was the millet bowl of India. यहाँ इतना मिलेट होता था और अब बहुत कम हो गया है। और जबकि मिलेट को उतना केयर भी नहीं लगती है, उतना स्टैंडिंग वाटर, उतना रिसोर्स नहीं लगता है जितना राइस को लगता है। So, आपका let's talk about your property for a bit. Like, what kind of experience somebody can expect by coming here? So, like I said, it was basically it was our foundation, but then we opened our hearts and gates for a homestay. So personally, I have a very simple logic or principle that whoever is coming to House of Aranya should feel comfortable, happy and safe. Anybody who is coming here should experience nature, should experience peace and comfort. कि इतनी दूर आ क्यों रहे हम जंगल में? तो आप जो भी हैं, आप जैसे भी हैं, आप एक बार हाउस ऑफ अरण्या में आ गए हैं तो यू आर माई गेस्ट, यू आर लाइक द फैमिली। एंड आई एम नॉट जस्ट सेइंग फैमिली हो गया आप, नो, आई विल रिसीव यू लाइक माई फैमिली। एज लॉन्ग एज यू आर हियर, I'll try to keep you safe, comfortable, well fed, and I'll share my stories with you. So this is my basic value behind I try to follow as far as House of Aranya is concerned. Anybody who is coming here should go back really happy and feeling enriched and fulfilled, and कि ये सही था, बस ये अच्छा experience था. That is enough for me. Actually, that is not enough for me. I would like them to pay me graciously, but even if that doesn't happen, so far I am happy that whoever has come to my property has left happy. And they can watch a glimpse of that in my previous video. मैं link में डाल दूँगा my experience that I've had here. हाँ. And guests are obviously welcome to look at the work of the foundation, donate to it, volunteer for it, help out in any way, sometimes in kind. I always tell them that, you know, many times we don't ask for donations in kind, but the foundation sometimes requires equipment and so on and so forth. So any which way the guests are happy to, you know, we are happy to take the guests around to our work. There's tons of activities to be done apart from the safari. We usually ask our guests to book their own safaris because it's so easy to book it on the MP government website. The safaris are obviously available, but apart from that, there is tons of activities. You can, depending on your fitness levels, your interest levels, you can see tribal art behind us. You can, जैसे आपने स्नेक्स की बात करी, अब यहाँ स्नेक बाइट होता भी है तो जो एंटी वेनम है, जो वायल्स हैं, वो सफिशिएंट नहीं होती और वो यहाँ से 10, 15, 13 किलोमीटर दूर है।
तो वी थॉट कि वी कैन स्टोर द ऑयल एंड इट गेट्स अच्छा, उसकी एक्सपायरी बहुत जल्दी होती है। हमने सोचा हम वो लॉस ले लेंगे, कोई बात नहीं, बट हमको जैसे एक जनरेटर की ज़रूरत है, वो रेफ्रिजरेटर को वैक्सीन्स रखने के लिए जनरेटर की ज़रूरत है। तो दोज काइंड ऑफ थिंग्स इट्स डिफ़िकल्ट टू अफोर्ड समटाइम्स। आप अभी 2-3 दिन से यहाँ पे आप खुशी खुशी बिना बिजली के रह रहे हैं, सबको अच्छा नहीं लगता है। तो बिजली एक बड़ा यहाँ पे प्रॉब्लम है। आपको इलेक्ट्रिसिटी का बैकअप लगता है, हमको जनरेटर की ज़रूरत है, हमें कुछ लैपटॉप्स की ज़रूरत थी अभी, क्योंकि हम अपनी डिजिटल लाइब्रेरी और सेंटर खोलना चाह रहे थे, मल्टीमीडिया सेंटर खोलना चाह रहे थे। तो these are the things we require. Lot of fun activities also. हाँ. There's, depending on the season and your fitness levels and what you're interested in, there are hikes. There's from bird watching to, you just saw butterflies flying, so we have a beautiful butterfly trail within the property. We have a pond. We have you can, by the way, apart from the property, there's a campsite. You can use that to camp. There's tons of buffer walks around the property where you can do in the morning bird watching. You can go up to the river, look at how the traditional people fish. Very different style of doing that. There's a tribal village walk that we often do for some of the guests who are interested, where you can walk through a Bega village, meet the people there, and actually, look at one of the oldest indigenous populations in the world. Who are here. There's a beautiful dam, so there's tons of activities. Yeah, it's endless. आपके पास टाइम होना चाहिए बस यहाँ पे आके बिताने के लिए, बाकी करने के लिए तो बहुत कुछ है। हाँ, एंड इंक्लिनेशन, आपको उसमें मज़ा आना चाहिए, मज़ा नहीं आएगा तो आप फिर सब बेकार हो जाता है। तो मज़ा इसीलिए काफ़ी कस्टमाइज्ड है, मतलब अलग अलग किस्म के लोग आते हैं हमारे पास। कुछ जो हैं, जो वाइल्ड लाइफ एंथुजियास्ट हैं, जो एक भी सफारी मिस नहीं करते, जो यहाँ बैठ के भी सिर्फ बर्ड्स चाहते हैं। फिर कुछ और लोग हैं जो ज़्यादा इनवर्ड लुकिंग हैं, जैसे फॉर एग्जांपल दे विल वेरी सून कोलैबोरेट विद समबडी टू डू अ मेडिटेशन एंड रिजुविनेशन रिट्रीट हियर। सो उस तरह के भी लोग हैं। मेरे पास ऐसे भी यंगस्टर्स आए हैं हु जस्ट वांट टू लाइक टेक अ ब्रेक। यार इंटरनेट नहीं आता है, फ़ोन नहीं चाहिए, 4-5 दिन से है वाईफाई हमारे पास है, लेकिन डिस्कनेक्ट करना चाहते हैं, किसी को पता नहीं चाहते कि यहाँ तो नहीं है। तो उस तरह का भी काफ़ी ग्रुप है। जो लोग एमपी को डिस्कवर कर रहे हैं और एमपी के थ्रू आ जा रहे हैं, या सेंट्रल इंडिया को डिस्कवर कर रहे हैं, तो वैसे भी बहुत लोग हैं। हाँ, लाइक यू। आपको मड हाउस में रहना है तो हमारे पास मड हाउस है रहने के लिए। जी। तो और जनरली कई बार लोगों को काफ़ी अच्छा लगता है कि just to meet the local people, local music, we have local dance, Bega dance, so there's tons of things to do, depending on your interest, fitness levels, etc. There are certain things we avoid, like we wanted to avoid air conditioning, which is a big requirement for many travelers, but we are aiming for a few certifications, so we cannot put air conditioning. We have coolers and everything, but we try to keep it as natural as possible, जितना हम। हाँ, बट आई थिंक वो ज़रूरी भी है ना, फिर सब कुछ ही आपको लग्जरी यहाँ पे अगर चाहिए तो फिर यहाँ आए क्यों रहे हो ना, लाइक कनेक्ट विद नेचर, एक्चुअली बी अ बिट अनकंफर्टेबल, तभी तो फ़ायदा है यहाँ पे आने का। लाइक जबकि मेरी पूरी कोशिश रहती है कि गेस्ट हमेशा कंफर्टेबल महसूस करे। आपको गर्मी लग रही है, हमारे पास कूलर्स हैं, सब है, बट यू शुड बी रेडी कि यू हैव कम टू अ फॉरेस्ट। सो दैट्स अनदर थिंग यू आस्क्ड अस अर्लियर कि व्हाट ऑल इज एक्सपेंसिव। सो अब इतना जब फोलिएज डेंसिटी है, इतनी बारिश होती है यहाँ पे एक्सेट्रा, हाँ। तो हमारे पास बैकअप्स हैं, बट बैकअप्स के बैकअप्स, जैसे उन्होंने कहा कि जो डीप फ्रीजर होता है उसके लिए आपको हमारे पास सोलर बैकअप्स हैं। तो वी हैव ट्राइड, सो ऑल द वाटर we consume a fraction of the water that we harvest in our stop dams, in our streams. We generate all the power almost that we use. The excess of it, when it is not being used, is supplied to the system. We try to be as carbon neutral as possible. How much of it we have done will probably come from these certifications that she's talking about. But we try to live as sustainably as possible. We are probably the only people in the entire community here who manage our waste.
to the highest standards, because people in the Ensure Development Foundation board are very, so board is very keen on waste management. So everything, and plus, like she said, no fertilizers, no pesticides, no chemical fertilizers. There's a vermicompost that we develop with our own wet waste that's used. The dry waste is packed, sent to proper channels. Some of the waste that comes out of the dry farming waste, leaves, etc., is also used to, heat in the winters, the heating requirements. So all that. For example, wood की हम बात कर रहे थे, firewood. So again, we also do a bit of wood in the winters, etc. But then all of that is sourced from within the property. हाँ, we just pick up the driftwood. Driftwood, lobbings, sustainably. Sometimes all the trimmings. For example, I was telling you yesterday that some of the trees had grown really so big that it was difficult to pass through, and so some of the trimmings that have been done will serve us for the season. And so we're trying to be as carbon neutral as possible. हाँ, and coming back to your first question कि क्या पता होना चाहिए जहाँ आप आ रहे हैं, और see, this was a natural watershed. I showed you the hills yesterday. This area is a watershed. Entire this village is a watershed. इसीलिए यहाँ पे धान की खेती इतनी आसानी से हो जा रही है, क्योंकि पानी कहीं निकलता नहीं है, वो जमता है पहले. It's enough for the paddy, then it goes out. So this was a natural watershed. So the stream, I utilized the stream. I have, like he said, we are harvesting more water than we are actually using. You should know your land कि कहाँ आपको पानी है, कैसे आप इस्तेमाल कर सकते हैं, और कोशिश ये रहनी चाहिए, अगर आपको इको टूरिज्म का थोड़ा भी आइडिया है, कि 70-80% of your land should be unused. So I have used just 20% of my land, and I have had a lot of pressures कि ये बना लो, वो बना लो, and we would like to leave it as wild as possible. For example, agar if you have in your drone shot, maybe you can put that timestamp there, but there's an entire grassland ka patch, because these grasses which grasslands in this area are quite beautiful and worth protecting. And so there's a grassland patch that we have protected. There's streams, there's obviously a lot of area that has been protected just because उसमें कुछ नहीं करेंगे. Alright, so Abhijit and Joy, that was lovely chatting with you guys. आपकी प्रॉपर्टी के बारे में जान के और जंगल के बारे में जान के. Thank you for coming. Yes, thank you for coming. Lovely to have you here. Keen to keep following your journey. Let's see. Whenever you go to a forest, please remember to enjoy first. Otherwise, हाँ. Please enjoy करना मत भूलिए. Enjoy करिए. काम तो अपन करते ही हैं, होता रहेगा.